नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आइए आज हम कक्षा 10 की गणित विषय में प्रश्नमाला 17.1 के सवाल नंबर 5 से 10 तक डिस्कस करते हैं। साथियों, पिछले लेसन में पिछला जो हमने सेशन किया था उसमें समांतर माध्य क्या होता है, इसके ज्ञात करने की विधियां क्या होती हैं, इनके बारे में डिस्कस किया था और सवाल नंबर 1 से 4 तक का भी हमने डिस्कस कर लिया था। आइए अब हम सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो सवाल नंबर 5 ये रहा, एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त निम्न अंकों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। साथियों, यहाँ पर 10 विद्यार्थी हैं जिनके अंक हमें दिए गए हैं, उनके क्रमांक यहाँ पर लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, ये रोल नंबर है उनके, और उनके प्राप्तांक जो है वो कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे 30, 28, 32, 12, 18, 20, 25, 15, 26 और 14। इनका समांतर माध्य हम ज्ञात करेंगे। तो साथियों, हमें पता है समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए समांतर माध्य ज्ञात करने की जो हमारी मेथड होता है उसमें समांतर माध्य x बार बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ये समांतर माध्य का हमारा फॉर्मूला है, सूत्र है। आंकड़ों के स्थान पर साथियों हमने पहले भी चर्चा की थी कि आंकड़े जो हैं उनको सांख्यिकी में आंकड़ों को मूल्य भी बोल देते हैं, समंक भी बोल देते हैं, समंक चर भी बोल देते हैं। तो ये सारे साथियों एक ही बात है। आपको कहीं पर सूत्र लिखा हुआ मिल सकता है, मूल्यों का योग बटा मूल्यों की संख्या, या समंकों का योग बटा समंकों की संख्या, या चरों का योग बटा चरों की संख्या। तो ये सबका अर्थ एक ही है। आइए अब हम चलते हैं प्रश्नानुसार। x बार बराबर आंकड़ों का योग करेंगे। साथियों, आंकड़े हमारे पास ये हैं, ये प्राप्तांक जो हैं यहाँ पर लिखेंगे 30 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 26 प्लस 14। इन सबको साथियों हम ऐड कर देंगे और उसके बाद इसमें आंकड़ों की संख्या, यहाँ पर 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों की बात हो रही है, तो आंकड़ों की संख्या हमारे पास है 10। ये फिर आप देख लीजिए हम यहाँ पर कितने आंकड़ों को या कितने मूल्यों को जोड़ रहे हैं, वही हमारे आंकड़ों की संख्या होती है। नेक्स्ट चलेंगे x बार बराबर, अब जब इनको सबको जोड़ करेंगे साथियों तो 4 और 6 10 और 5 15 और 5 20 और 8 28, 2 30, 32, 40। तो साथियों 40 का यहाँ पर 0 लगा देंगे और कैरी हो जाएगा 4 और 1 5 और 2 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 और 3 22। तो साथियों टोटल हो जाएगा हमारा 220 और बटा में लगा देंगे 10, अर्थात 10 से इसको भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब इसका हल करेंगे तो साथियों 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी और आंसर आ जाएगा हमारे पास 22। तो ये जो 22 है ये हमारा समांतर माध्य होगा। और इसका अर्थ ये है साथियों कि प्रत्येक विद्यार्थी के यदि हम 22 अंक कर दें तो सभी विद्यार्थियों के जो अंक हैं वो आपस में समान हो जाएंगे। तो ये था हमारा सवाल नंबर 5। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। चलिए, ये रहा आपका सवाल नंबर 6। अब पढ़िए, एक विद्यालय के पुस्तकालय से 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित है। यहाँ पर साथियों विद्यालय का जो पुस्तकालय है उससे 10 दिन तक विद्यार्थियों को जो पुस्तकें आवंटित की गई उनकी संख्या दी गई है। जैसे 300 है, 405, जैसे मान लीजिए पहले दिन 300, अगले दिन 405, अगले दिन 455, फिर 489, 375, 280, 418, 502, 300 और उसके बाद 476। ये 10 दिन तक दी गई पुस्तकों की संख्या है। प्रतिदिन दी गई पुस्तकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए।
तो अब हम डेली जो पुस्तकें दी गई हैं उनका यदि एवरेज ज्ञात करें कि प्रतिदिन औसत कितनी पुस्तकें दी गई होंगी, तो आइए हम क्या करेंगे, औसत बराबर होता है साथियों राशियों का योग या फिर आंकड़ों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। अब हम लिख देंगे औसत बराबर, यहाँ पर हमारे पास जो राशियाँ हैं उनको लिख देंगे साथियों 300 प्लस 405 प्लस 455 प्लस 489 375 280 418 502 300 और 476। और साथियों जब इन सबको हम देखेंगे ये 10 दिन तक हैं, 10 राशियाँ हैं तो 10 का डिवाइड कर देंगे, फिर लिख देंगे औसत बराबर इन सब का जब ऐड करेंगे साथियों, आप रफ में एक बार इनका ऐड कर लीजिए। इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो इनकी संख्या आ जाएगी 4000 और ये होंगे साथियों 10 से डिवाइड। तो 10 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा औसत बराबर 400 पुस्तकें। इसका तात्पर्य ये हुआ कि विद्यालय की पुस्तकालय से यदि हम औसत रूप से देखें तो प्रतिदिन हम 400 पुस्तकें दे सकते हैं। तो ये था हमारा सवाल नंबर 6। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। फिर सवाल नंबर 7 को समझने से पहले एक बार हम थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं कि जब दो समूह होते हैं, दो समूह का अलग अलग एवरेज हमें पता हो तो उनका एक साथ एवरेज हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये कंसेप्ट आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर समझ लीजिए 5 विद्यार्थी हैं और 5 विद्यार्थियों का औसत भार यदि हम बात करें, 5 विद्यार्थियों का औसत भार मान लीजिए 30 kg है, 30 kg है। और साथियों यहाँ पर भी 5 विद्यार्थी हैं और इनका जो औसत भार है साथियों वो है 40 kg। तो यदि हम दोनों, जैसे मान लीजिए ये ए ग्रुप के हैं, ये बी ग्रुप के हैं, ए ग्रुप के 5 विद्यार्थियों का औसत भार 30 kg, बी ग्रुप के 5 विद्यार्थियों का औसत भार 40 kg। यदि हम ए प्लस बी दोनों को एक साथ कंबाइन कर दें तो फिर औसत भार क्या होगा, औसत भार बराबर क्या होगा। इस टाइप के जो सवाल हैं उनका एक बार कंसेप्ट समझ लीजिए साथियों। औसत ज्ञात करने के लिए हमारे पास राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। अब यहाँ से हम राशियों का योग ज्ञात करेंगे। 5 विद्यार्थी हैं, प्रत्येक विद्यार्थी का जो औसत भार है वो 30 किलोग्राम है। तो यदि हम बात करें इनके कुल योग की, कुल भार की, तो साथियों इनका जो कुल भार होगा वो हो जाएगा 30 × में 5, अर्थात हर विद्यार्थी में 30-30 किलोग्राम वजन है। तो 5 विद्यार्थियों में कुल जो वजन होगा साथियों हो जाएगा 150 kg। इसी प्रकार ये जो 5 विद्यार्थी हैं साथियों, इनमें प्रत्येक विद्यार्थी में 40-40 किलोग्राम वजन है। तो पाँचों में एक कुल वजन जो होगा साथियों 40 को हम 5 से इंटू कर देंगे तो कुल वजन हो जाएगा 200 kg। अब देख लीजिए हमारे पास 5 विद्यार्थी ये हैं और 5 विद्यार्थी ये हैं। इन 5 विद्यार्थियों का कुल वजन 150 kg है, इन 5 विद्यार्थियों का कुल वजन 200 kg है। यदि हम 10 के 10 विद्यार्थियों का यदि टोटल वजन देखें तो साथियों हमारे पास हो जाएगा 350 kg। और ये 350 kg है साथियों, ये 10 विद्यार्थियों का वजन है, 10 विद्यार्थियों का वजन है। तो औसत भार जब हम ज्ञात करेंगे, औसत भार होगा साथियों 350 बटा 10 अर्थात 35 kg, 35 kg। तो इस प्रकार हम दो अलग अलग समूहों का एक साथ हम औसत ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं हम सवाल नंबर 7 की तरफ। तो ये रहा साथियों सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 को आप देखेंगे, एक कक्षा के वर्ग ए के
25 छात्रों का औसत भार 51 kg है, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 kg है। इस कक्षा के कुल 60 छात्रों का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो साथियों अभी अपन ने जो एग्जाम्पल में देखा ये सेम वैसा ही सवाल है। आइए सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले चूंकि वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार बराबर 51 kg, इसलिए वर्ग ए के 25 छात्रों का कुल भार हो जाएगा साथियों 51 इंटू में 25 kg। कुल ज्ञात करने के लिए साथियों जैसे अपन जब भी कुल ज्ञात करेंगे तो कुल होता है औसत इंटू में संख्या, औसत इंटू में संख्या। आप चाहें तो इसे नोट भी कर लें। जब भी कुल ज्ञात करना हो, योग ज्ञात करना हो, राशियों का योग ज्ञात करना हो तो योग हमेशा औसत को संख्याओं से गुणा करने पर प्राप्त होता है। चलिए अब देखते हैं इनको। यहाँ पर 25 विद्यार्थियों का जो औसत था वो हमारे पास 51 था। इनका टोटल करेंगे तो साथियों 25 से इंटू कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 25 एकम 25 हासिल 2 हो जाएंगी, 25 पंजो 125 और 2 127। तो ये हो जाएगा साथियों 1275 kg। अब नेक्स्ट वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार बराबर है हमारे पास 54 kg। वर्ग बी के 35 छात्रों का कुल भार ज्ञात करेंगे तो 54 को साथियों इंटू कर देंगे हम 35 से। और ऐसी स्थिति में आप साइड में आपका जो रफ है आप उसमें गुणा करके देख लीजिए। 35 को जब हम 54 से इंटू करेंगे तो साथियों आंसर क्या आएगा आप देख लीजिए, या अलग से इंटू कर लीजिए। ऐसे कर लीजिए, एक बार रफ के रूप में साइड में कर लीजिए। 5 से करके देख लीजिए, 5 चौक 20 हासिल 2 55 25 और 2 27, 3 चौक 12 हासिल 1 5 3 15 1 16। जोड़ेंगे तो साथियों ये हो जाएगा हमारे पास 1890। तो ये काम आप रफ में करके यहाँ पर आपको केवल अब फाइनल वैल्यू लिखनी है। यहाँ पर हो जाएगा 1890। अब नेक्स्ट जब चलेंगे तो देखेंगे वर्ग ए व वर्ग बी के कुल 60 छात्रों। अब 60 कैसे आएगा साथियों? 25 + 35 छात्रों का कुल भार बराबर, दोनों के भारों को जोड़ देंगे 1275 और 1890 को जोड़ देंगे तो 1275 और प्लस में 1890। जब इनको जोड़ेंगे साथियों तो ये आएगा हमारे पास 5 हासिल 1 और ये हो जाएगा 3165 kg इनका कुल भार हो गया है। 60 विद्यार्थियों का कुल भार हो गया है 3165। तो 60 विद्यार्थियों का औसत, 60 विद्यार्थियों का औसत बराबर 60 विद्यार्थियों का कुल वजन है 3165 और बटा में 60। तो साथियों जब इससे हम काटेंगे तो आप काट लीजिए, एक जीरो से यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। 6 से जब काटेंगे तो 6 पंजो 30, बच जाएंगे हमारे पास 1
6 दूनी 12, बच गई साथियों 4। अब 4 में भाग नहीं जाएगा तो हम दशमलव लगा देंगे और फिर ये हो जाएंगे 45। यहाँ पर साथियों जब 4 का भाग देंगे ये 6 का भाग देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7 छक्की 42। उसके बाद हमारे पास 3 बच जाएंगे, 30 हो जाएंगे और 6 पंजों 30। आंसर आ जाएगा हमारा 52.75 किलोग्राम। ये हमारा संपूर्ण कक्षा का दोनों वर्गों का ए और बी के जो 60 छात्र हैं उनका औसत वजन होगा। तो अब चलते हैं हम सवाल नंबर 8 की ओर। ये रहा सवाल नंबर 8। सवाल को पढ़िए अब। 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों ऐसे सवालों को हल करने से पहले एक बार इनका कंसेप्ट समझ लीजिए। एक सवाल हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। 5 विद्यार्थी हैं हमारे पास जिनके पास अलग अलग नोट हैं। जैसे एक विद्यार्थी के पास 10 का नोट है, दूसरे के पास 10 का नोट है, तीसरे के पास 10 का नोट है, चौथे के पास 10 का नोट है और पाँचवें के पास साथियों 20 का नोट है। ये 5 हैं। यदि हम इनका औसत ज्ञात करें तो औसत कैसे होगा आप देखिए। औसत जो होगा साथियों, पाँचों का योग करेंगे और 5 का भाग दे देंगे। तो पाँचों का जब योग करेंगे तो 10, 20, 30, 40, 60, 60 बटा में 5। औसत आएगा साथियों हमारे पास 12 रुपये। अर्थात यदि ये कह दिया जाए कि 5 विद्यार्थियों के पास औसत रूप से 12 रुपये हैं, यदि एक विद्यार्थी के रुपए को हटा दिया जाए तो फिर साथियों यदि हम 20 वाले के रुपए यदि हटा दें तो फिर हमारे पास ये 4 विद्यार्थी बचेंगे जिनके पास 10, 10, 10, 10 हैं। तो इनका औसत जब हम ज्ञात करेंगे, इनका औसत जब ज्ञात करेंगे तो इनका टोटल हो रहा है 40 और ये विद्यार्थी हैं 4, इनका औसत आएगा 10 रुपये। अब साथियों सवाल इस प्रकार से बनते हैं। 5 विद्यार्थियों के पास जो धन है औसत रूप से उनका जो धन है वो 12 रुपये है। एक विद्यार्थी उनमें से समूह छोड़कर चला जाता है तो शेष 4 विद्यार्थियों के धनों का औसत 10 रुपये है। तो जिस विद्यार्थी ने साथियों समूह को छोड़ा है उसका धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, उसका धन 20 रुपये है। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 5 विद्यार्थियों का जो औसत है उससे हम कुल प्राप्त कर सकते हैं और शेष जो 4 हैं उनके औसत से भी हम कुल प्राप्त कर सकते हैं। और फिर जब हम दोनों का कुल हमें प्राप्त हो जाएगा तो उनका अंतर कर देंगे तो ही समूह छोड़े गए व्यक्ति का औसत पता चल जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। देख लीजिए एक बार सवाल नंबर 8 को। 5 संख्याओं का औसत 18 है। लिख देंगे हम, चूँकि 5 संख्याओं का औसत बराबर 18, इसलिए 5 संख्याओं का योग बराबर 18 इंटू में 5 बराबर हो जाएगा हमारे पास 90। और इसी प्रकार एक संख्या हटाने पर शेष 4 संख्याओं का औसत बराबर 16। तो शेष 4 संख्याओं का योग बराबर 16 इंटू में 4 बराबर 64। तो हटाई गई संख्या बराबर, साथियों आप देखेंगे यहाँ पर 5 संख्याएं हैं और यहाँ पर 4 संख्याएं हैं। तो यदि हम इस योग में से ये वाला योग घटा देंगे तो हटाई गई संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 90 - 64 जब घटाएंगे तो साथियों बचेगा
26, तो ये हटाई गई संख्या होगी 26। इस प्रकार हम ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर लैंग्वेज बेस्ड कितने भी प्रकार के सवाल बन सकते हैं। जैसे हम बात करें क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि कप्तान को हटा दिया जाए तो औसत आयु 19 वर्ष रह जाती है, तो बताइए कप्तान की आयु क्या है। या फिर और भी बहुत सारे, जैसे किसी कंपनी में काम करने वाले 10 कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 है, यदि कंपनी के मैनेजर को हटा दिया जाए तो शेष 9 कर्मचारियों का औसत वेतन 3000 रह जाता है, तो मैनेजर का वेतन ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवाल बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं सवाल नंबर, इसी प्रकार का हमारे प्रश्नमाला में एक और सवाल है, सवाल नंबर 10। तो साथियों सवाल नंबर 9 हल करने से पहले हम सवाल नंबर 10 हल करेंगे। आइए देखते हैं सवाल नंबर 10। तो ये रहा सवाल नंबर 10, इसे समझ लीजिए, ये भी सवाल नंबर 8 के ही समान है। एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 रुपये है। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त हो जाने पर शेष कर्मचारियों, तो साथियों शेष 4 कर्मचारी बचेंगे। शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 3200 रुपये हो जाता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय वेतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जब इसे हल करेंगे तो चूँकि 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन बराबर 3000 रुपये, साथियों यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए 5 कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन बराबर 3000 इंटू में 5 बराबर 15000 रुपये। सेवा निवृत्ति के बाद शेष 4 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन बराबर 3200 रुपये। इसलिए शेष 4 कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन बराबर 3200 इंटू में 4, तो ये हो जाएगा साथियों 008 और 4 तिया 12,800 रुपये। अब आप देखेंगे कि 5 कर्मचारियों का जो वेतन था वो था हमारे पास 15,000 रुपये, 4 कर्मचारियों का वेतन है 12,800 रुपये। तो साथियों ये जो कम हो गया है वो सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन बचा है। तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का मासिक वेतन बराबर साथियों 15,000 में से हम घटा देंगे 12,800, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 और यहाँ पर साथियों बच जाएंगे हमारे पास 2 और यहाँ पर भी बच जाएंगे 2। एक बार आप क्रॉस चेक करना चाहें तो क्रॉस चेक कर लीजिए। 0 और 0, तो यहाँ पर 2 और 8 10, हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1, ऐसे कैसे, तो 2200 रुपये। तो ये हो जाएगा साथियों हमारा रिटायरमेंट जिस कर्मचारी का हुआ है, जिसकी सेवानिवृत्ति हुई है, उसका मासिक वेतन। चलिए चलते हैं अब हमारे सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 यहाँ पर आप देख लीजिए, ये रहा सवाल नंबर 9।
सवाल नंबर 9 कुछ इस प्रकार से है। 13 संख्याओं का माध्य 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा। साथियों, इस सवाल को हल करने से पहले ऐसा कंसेप्ट समझ लीजिए, जैसे हमारे पास 5 संख्याएं हैं। 5 संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। यदि हम इनका औसत ज्ञात करें तो साथियों इनका जो औसत होगा सभी को जोड़कर 5 का भाग देने से प्राप्त होगा। सभी को जब हम जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। 15 में साथियों जब हम 5 का भाग देंगे तो हमारे पास औसत आ जाएगा 3। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट जो बोला है साथियों, यहाँ पर तो बोला है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए। हो सकता है परीक्षा में आपके 3 घटाने के लिए बोल दे, 3 से इंटू करने के लिए बोल दे, प्रत्येक संख्या को 3 से भाग करने के लिए बोल दे। तो ऐसी स्थिति में हम सवालों को कैसे हल करेंगे और इनका कंसेप्ट क्या है समझ लीजिए। यहाँ पर हम प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ते हैं। तो साथियों जब प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ेंगे, 3 जब जोड़ेंगे तो साथियों एक में जब 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, इसमें जब 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, इसमें जब 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, इसमें जब 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7, इसमें जब 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8। अब साथियों इनका जब औसत ज्ञात करेंगे तो इनका औसत क्या होगा? 4 और 5 9, 9 और 6 15 और 7 22 और 8 30। तो साथियों जब 30 में हम भाग देंगे 5 का तो हमारे पास आएगा 6, अर्थात यहाँ पर कितने की वृद्धि हो गई है? 3 की। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रत्येक संख्या के साथ जिस प्रकार की संक्रिया की जाती है औसत के साथ भी वही संक्रिया होती है। प्रत्येक संख्या में हमने 3 3 ऐड किया तो औसत में भी 3 ऐड हो गया। तो इसी प्रकार यदि हम प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दें, 3 से गुणा कर दें, किसी भी संख्या से गुणा कर दें तो साथियों हमारा औसत भी उसी प्रकार से बदल जाता है। एक बार समझ लीजिए। उसके बाद हम सवाल नंबर 9 को हल करेंगे। जैसे यहाँ पर अभी इनका औसत है 3। यदि मैं प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दूँ, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दूं या प्रत्येक संख्या को साथियों 3 से हम गुणा कर दें तो 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3। इसको जब 3 से इंटू करेंगे, प्रत्येक को जब 3 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 9, यहाँ पर 6 हो जाएगा। इसको 3 से इंटू करेंगे तो 12 हो जाएगा। इसको 3 से इंटू करेंगे तो साथियों ये 15 हो जाएगा। फिर इनका जब औसत ज्ञात करेंगे तो 3 और 6 9 और 9 18 और 12 30 और 15 45। 45 में साथियों हम भाग देंगे 5 का तो ये आ जाएगा हमारे पास 9। अर्थात यहाँ पर आप देख लीजिए ये जो औसत था पहले वाला ये भी 3 से इंटू हो गया है। तो इस प्रकार हम ऐसे जो सवाल हैं उनको देखते हैं कि प्रत्येक संख्या के साथ जिस प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, प्रत्येक संख्या के साथ जो परिवर्तन किया जाएगा माध्य में भी वही परिवर्तन होगा। यहाँ पर हमारे पास साथियों संख्याएं नहीं हैं तो 13 संख्याओं का माध्य जो 24 आया है उसे हम कैसे हल करेंगे। x बार बराबर होता है हमारा आंकड़ों का योग। तो साथियों यहाँ पर संख्याएं हमारे पास दी हुई नहीं तो हमें खुद को मानना पड़ेगा। मान लीजिए x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 प्लस x13 और बटा में साथियों ये हमारे पास टोटल संख्याएं हैं 13। x बार का मान हमें दिया हुआ है 24 तो हम यहाँ पर लिख देंगे या तो यहीं पर लिख दीजिए आप 24 बराबर ये हो जाएगा साथियों। अब हम क्या करेंगे प्रश्नानुसार प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर x बार हमारा जो होगा साथियों क्या होगा आप देख लीजिए। यहाँ पर हम देखेंगे x1 प्लस में 3, फिर दूसरी संख्या होगी हमारी साथियों x2 प्लस में 3 प्लस में x3 प्लस में 3 और डॉट डॉट x13 प्लस में 3 और बटा में साथियों संख्याएं अभी भी 13 ही रहेंगी, 13 संख्याएं ही रहेंगी। अब इनका जब हम x बार ज्ञात करेंगे तो साथियों x बार जो होगा वो कैसे होगा आइए देखते हैं।
एक्स बार बराबर, यहाँ पर अब इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साथियों, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 डॉट 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 प्लस में x13 प्लस में ये जो 3 है साथियों, 3 प्लस में 3 प्लस में 3 डॉट 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 प्लस में 3, तो ये 13 बार जो 3 है उसको हम साइड में ले लेंगे और इस वाले को हम अलग ग्रुप बना देंगे और फिर बटा में लगा देंगे साथियों, दोनों जगह हम बटा में लगा देंगे 13। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो टर्म है हमारे पास, ये वाला जो टर्म है साथियों, इसका मान यहाँ पर, इसका जो मान है यहाँ पर दिया हुआ है 24, तो यहाँ हम लिख देंगे x बार बराबर, ये पूरा हो जाएगा हमारे पास 24 और प्लस में ये जो 3 प्लस 3 प्लस 3 ये टोटल 13 बार हैं, तो साथियों इनका जो टोटल होगा वो 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा और बटा में 13, तो 39 बटा में 13, तो यहाँ पर भी साथियों लिख देंगे हम 39 बटा में 13, कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 3। तो साथियों यहाँ पर यदि हम देखें तो अब नया जो x बार आया है हमारे पास, नया जो समांतर माध्य आया है वो आया है 24 प्लस 3 अर्थात 27। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा, तो साथियों परिवर्तन हुआ है 3 का, परिवर्तन हुआ है 3 का। यदि आपसे पूछता कि नया माध्य क्या होगा तो आंसर होता 27। तो अब आंसर क्या होगा, 3 प्लस 3 अर्थात माध्य में भी 3 का परिवर्तन हो गया है, 3 की वृद्धि हो गई है। तो इस प्रकार साथियों हम ऐसे सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब कुछ हमारे साथी यहाँ सोच रहे होंगे कि सर ये वाला जो कंसेप्ट है वो हमें थोड़ा कम समझ में आया है, तो इसे समझने के लिए साथियों आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं। जैसे हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, हमारे पास संख्या है 15 बटे 5, 15 बटा 5। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 इस 15 को लिख देंगे हम 10 प्लस 5 और बटा में लगा देंगे 5। तो साथियों 15 बटा 5 का आंसर भी 3, 15 में जब हम 5 का भाग देंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पर आंसर 3 है। यहाँ पर भी आप आंसर देखेंगे तो 3 आएगा। इसे आप और थोड़ा ऐसे लिख दीजिए, 10 बटा में 5 प्लस 5 बटा में 5, अर्थात ये जो हर में 5 है वो सभी संख्याओं के हर में होता है। यहाँ से जब आप हल करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस में ये 1 हो जाएगा, तो आंसर अभी भी 3 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो संख्याएं थी x1 प्लस में 3, तो x को हमने x वाली संख्याओं को एक जगह रख लिया और 3 को साथियों हमने एक समूह में रख लिया। तो इस प्रकार हम सवालों को हल कर सकते हैं। तो ये था साथियों हमारा प्रश्नमाला 17.1 के सवाल नंबर 5 से 10। प्रश्नमाला 17.1 हमारी समाप्त हुई। आपको ये जो क्लासें हैं ये कैसी लग रही हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप अपने जो नोट्स हैं साथियों वो बनाते रहें साथ के साथ। ये जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई हैं इनका अभी कोई एग्जैक्ट टाइम हमें पता नहीं चला है कि कब तक ये ठीक हो जाएंगी, तो आप अपनी जो पढ़ाई है उसको निरंतर जारी रखिए। चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।